अपना प्यार पाने के लिए मैंने अपनी पत्नी को जहर दे दिया और फिर भागकर अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा। लेकिन मेरी प्रेमिका ने मेरे साथ ऐसा काम किया जिसकी कल्पना मैं सपनों में भी नहीं की थी। अब मुझे ना ही प्रेमिका मिली और नहीं पत्नी। प्रेमिका की हकीकत सामने आने के बाद मैं भागता हुआ पत्नी के पास पहुंचा। लेकिन तब तक मेरी पत्नी। आज मेरी शादी का तीसरा दिन था और ऐसा लगा जैसे आज मेरे मरने का तीसरा दिन था। मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था और इस दर्द से बचने के लिए मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह जल्दी उठ गया। मेरे बूढ़े विकलांग पिता ने मेरी सहमति के बिना अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी राधिका से मेरी शादी करवा दी थी। वह मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी और उसका रंग भी सांवला था। ऊपर से बिल्कुल गंवार थी। जैसे ही मैंने पैकिंग शुरू की, वह मुझसे इतनी जल्दी वापस न जाने की विनती करने लगी। मुझे उसका बोलना भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह मेरे सामने भी आए, लेकिन वह बार बार मेरी नजरों के सामने आ ही जाती थी और मैं बस यही चाहता था वह मेरी नजरों के सामने से कहीं गायब हो जाए। मैंने उसको साफ कह दिया, इतनी जल्दी शहर वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, परंतु मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तुम्हारी काली शक्ल से मुझे नफरत सी है और मैं जब भी तुम्हारे काला चेहरा देखता हूँ मुझे डर लगने लगता है। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर वह बहुत ही दुखी हो गई थी। मैं उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन वह मुझे एक भी जरा पसंद नहीं थी और उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे इस तरह के बोल बोलने पड़ रहे थे। और फिर जब पापा को पता चला मैं वापस शहर जा रहा हूँ, तो वो भी मुझे रोकने आ गए। उनकी नजरों में बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मैंने काम का बहाना बनाकर उनसे विदा ली। जब मैं घर से निकला तो राधिका रसोई में काम कर रही थी। मैं उसे बिना बताए घर से बाहर निकल गया और आज न जाने कितने दिनों के बाद मैं खुली हवा में सांस ले रहा था। मेरा गांव के माहौल में दम घुटता था। शहर की रंगीनियां मुझे लुभाती थी। मैं बस से शहर पहुंचा था ताकि मेरे गांव वालों को मेरे बारे में कोई शक ना हो। लेकिन मेरा बॉडीगार्ड मेरी महंगी कार के साथ बस स्टैंड पहुंच चुका था। मेरा काम भी कुछ ऐसा था जिसके लिए मुझे सुरक्षा की आवश्यकता थी। मुझे पूरा यकीन था अगर मेरे पिता को कभी पता चला कि उनका इकलौता बेटा क्या काम कर रहा है तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। जहां तक पत्नी का सवाल है, सच तो यह है कि मुझे उसकी परवाह थी ही नहीं। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत आकर्षक लड़कियां मेरी दोस्त थी। तभी तो वह गांव के सीधी गवार लड़के मुझे एक जरा ना भाई। शहर में मेरा नाम था, पहचान था। मैं शहर में तस्करी का काम करता हूँ और इन्हीं तस्करी काम के कारण मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। उन दोनों की बात है जब मैं बस में सवार होकर अपना नया शिकार ढूंढ रहा था। मैं कॉलेज की कच्ची उम्र की मासूम लड़कियों और लड़कों को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता था। इस उम्र में हर कोई आगे बढ़कर अपने माता पिता का साथ देना चाहते हैं, अपने माता पिता के कंधों का बोझ हल्का करना चाहता है। जब मैंने अच्छी रकम की पेशकश की तो कई युवा मेरे साथ आकर मिल गए और तस्करी शुरू कर दी। तो मैं बस में सफर कर रहा था, तभी एक लड़की मेरी सीट के पास आकर खड़ी हो गई। उसका पर्स काफी खराब हालत में था, उसकी शूज भी काफी खराब थे। उस लड़की की पोशाक उसकी गरीबी की कहानी बयां कर रही थी। मुझे मेरा नया शिकार मिल गया था। मैं जानता था कि उसकी जैसी लड़कियों को फंसाना बहुत ही आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं अपनी सीट से उठा और उससे कहा, तुम इस सीट पर बैठ जाओ। वह तो अपने आप ही से बाहर हो गई और मुझसे बोली, क्या है, मैं तुम जैसे लोगों को बहुत समझती हूँ। लड़कियों से बातें करने का बस तुम्हें बहाना चाहिए। मुझे उसकी अकड़ अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था वह मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। इस दिन के बाद मैं हर दिन बस में सफर करते समय इस लड़की से बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। मैंने अपने खास नौकरों को भी उसकी जासूसी करने का काम सौंप दिया था। अगले दिन मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वह गरीब लोग थे और 2 कमरे के मकान में रहते थे। बूढ़े माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उस लड़की की यानी तन्वी की कॉलेज का पता मैंने लगवा लिया था। अगले ही दिन मैं उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था। मैंने उसके प्रिंसिपल को कह दिया कि तन्वी के पल पल की खबर मुझे चाहिए। प्रिंसिपल मेरी बात सुनकर गुस्सा हो गया, लेकिन जैसे उसने मेरे साथ खड़े मूछ वाले बॉडीगार्ड को देखा, उसका गुस्सा रफू चक्कर हो गया। उसने मेरा नंबर मांगा।
नंबर लिखकर देने के बाद मैं वहां से उठ गया, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार उस लड़की को देखने को मचल रहा था। कुछ दिन तो मैं बहुत ही बिजी था और मैं तन्वी को नहीं देख पाया था। एक दिन तन्वी के प्रिंसिपल की कॉल आ गई। उसने बताया कि तन्वी की शादी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं तो तन्वी से प्यार करने लगा हूं। मुझे अपनी हालत पे हंसी आ रही थी। मैंने उसकी शादी की रात अपने भरोसे के आदमी को उसके घर भेजकर उसको उठवाकर अपने फार्म हाउस में बंद करवा दिया। मैंने अपने आदमियों को सख्त हिदायत दी थी कि तन्वी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी इज्जत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उसे एक दिन और रात के लिए अपने फार्म हाउस पर रखा और फिर सुरक्षित रूप से उसके घर पहुंचा दिया। वह एक मासूम की तरह मेरे फार्म हाउस पर आई थी और उसी तरह मासूम और पाक अपने घर वापस चली गई। कुछ दिनों बाद मेरी जानकारी में यह आया कि तन्वी के मंगेतर ने यह कहकर रिश्ता खत्म कर दिया कि तुम एक दिन और एक रात बाहर रही हो। मुझे क्या पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस बारे में कौन जानता है कि तुम अपना घर अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं गई थी। मैं ऐसे चरित्रहीन लड़के के साथ शादी नहीं कर सकता। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे कौन था। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब मुझे आगे बढ़ना था और तन्वी के दिल में जगह बनानी थी। मुझे हर काम बड़ी प्लानिंग से करना था। मुझे इसकी आदत हो गई थी, इसलिए तो मैं आज तक पकड़ा नहीं गया था। मैं तन्वी की गली में जाकर रोज खड़ा हो जाता था और अब मैंने उसके पिता से अपना रिश्ता बना लिया था। वह सीधा साधा आदमी था, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा उनसे रिश्ता बनाने में। उसके पिता ने बताया उनके घर का सारा खर्चा तन्वी के मंगेतर ही उठाता था। घर का चूल्हा इसी लड़के की वजह से चलता था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई है। मैं उनके घर राशन लेकर आया। तन्वी के पिता ने बहुत ही मान सम्मान किया। हम दोनों बहुत ही खुल मिल चुके थे। फिर मैंने उनसे कहा वह मुझे अपना बेटा ही समझे। इस तरह मैं तन्वी के घर पहुंच गया। तन्वी ने मुझे पहचान लिया था, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करती थी, परंतु मेरे निर्धन एहसान पर उस पर भी असर पड़ा। वह मेरे बड़प्पन की कायल थी। एक दिन उसने मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि लोगों को गलतफहमी हो जाती है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर जाता वह मुझे चाय पानी खुद पूछती। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों ने दोस्ती कर ली। मैं उसे पार्क में घुमाने ले जाता, उसे अच्छे महंगे होटल में खाना खिलाता, संसार की सारी चीजें उसके कदमों में रखती थी। और ऐसा करने में मुझे कोई पछतावा नहीं होता था, बल्कि मन को शांति मिलती थी। तन्वी मेरी तरह झुक रही थी। उसके छुपे सपने मुझे उसकी तरह से प्यार नजर आने लगा था। और फिर दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। बिना एक पल भी बर्बाद किए मैंने तन्वी के पिता से उसका हाथ मांगा। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह तो बहुत ही खुश थे। तन्वी भी मान गई थी, लेकिन ना जाने कहां से उसको मेरी शादी की खबर हो गई। सारा दिन रोती रही, उसे हर तरह से यकीन दिलाया मेरी पहली पत्नी राधिका वह हमारे बीच में नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता। मगर वह नहीं मानी। काफी समझाने के बाद अब तन्वी ने शर्त रख दी, जब तक तुम राधिका को तलाक नहीं दोगे वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं राधिका को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरा बाप मर जाएगा। उसने कहा फिर तुम कुछ ऐसा करो वह खुद तुम्हें छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात सही लगी। मजबूरी में मुझे सब छोड़ छाड़कर दोबारा वापस गांव जाना पड़ा। पापा और राधिका मेरे आने से बहुत ही खुश थे। मैंने अपना रवैया राधिका के साथ सख्त कर लिया था। बात बात में उसकी बेइज्जती करने लगा था। उसकी काली कुलुटी शकल मुझे गुस्सा दिलाती थी। वह शीशा पकड़कर सारा दिन रोती रहती थी। उसके आंसू देखकर मेरे दिल भी बहुत दुखता था, पर मैं क्या करता। मैं तन्वी के प्यार में पागल हो चुका था। मैंने उसके साथ बुरा सलूक शुरू कर दिया, लेकिन उसने कभी भी कोई शिकायत तक ना की। अब मुझे राधिका पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब जब मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था उसकी हरकतें मुझे परेशान कर देती थी। मैं जल्दी से जल्दी किस्सा खत्म करके तन्वी के पास जाना चाहता था। मुझे गांव आए 1 महीना हो गया था। इससे मेरे बिजनेस पर भी बुरा असर पड़ रहा था। चूंकि मैं तन्वी से लगातार मोबाइल पर संपर्क में था, इसे थोड़ा रुका हुआ था,
मैंने तन्वी को सारी स्थितियां बता दी। तन्वी ने मुझे राधिका को जहर देने की सलाह दी। एक पल के लिए तो मेरा दिल बैठ गया, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मैं तन्वी को जल्दी से खुशखबरी सुनाने को कहकर कॉल कट कर दी। शाम हो चुकी थी। मैंने राधिका को पूरे घर में ढूंढा, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। मैं छत पर गया तो वह वहां पर मासूम से बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने उससे बड़े प्यार से बात की। मैंने पूछा, क्या हुआ? राधिका मेरे पूछने पर रोने लगी। मुझे बहुत बुरा गुस्सा लगा। मैंने अपनी आवाज में बनावटी प्यार भरकर उससे पूछा तो वह तड़प कर रह गई और बोली, बुरी तो मैं हूं। मैंने आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। आपको देखकर मुझे दुख होता है। आप जैसे खूबसूरत आदमी को मेरी जैसी बदसूरत पत्नी कैसे मिल गई? आप कहाँ पूरे हैं? पूरी तो मैं हूं। मैं कितना गिरा हुआ इंसान था, मगर वह जिसका चेहरा काला था लेकिन उसका दिल बहुत ही साफ था। मैंने उसकी आंखों से आंसू पोंछी और उसका पसंदीदा चीज के बारे में पूछा। उसने मिठाई का जिक्र किया। मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि मिठाई तो मुझे भी बहुत ही पसंद थी। एक पल तो मुझे ऐसा लगने लगा यह पल थम जाए और मुझे उस मासूम लड़की की जान न लेना पड़े। मगर जब तक जानवी के चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता तो मुझे वो कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। कुछ देर उसके साथ बैठने के बाद मैं हलवाई के पास गया। मैंने मिठाई की दुकान से मिठाइयां ली और खेतों की ओर चल दिया। वहां पे मैंने खेतों में डालने वाली जहरीली दवाइयां मिठाई में मिला दी। ऐसा करते से मेरा हाथ कांप रहा था। मैं पसीने से लथपथ हो गया था, मगर मेरे शैतानी दिमाग ने मेरी एक न चलने दी। वह मुझ पर हावी हो गया था। मैं घर की ओर चल पड़ा था। घर पहुंचकर वह मिठाइयां मैंने राधिका के सामने रख दी। उसे खाने के लिए कहा, लेकिन वह झिझक रही थी। मगर मेरे जोर देने पर उसने गुलाब जामुन मुंह में डाल लिया। मैंने उसे अपने हाथों से बर्फी का टुकड़ा खिलाया, और जब मुझे विश्वास हो गया कि वह इस मिठाइयों को जरूर ही मर जाएगी, तो मैं भी उठ खड़ा हुआ। सामान पहले से ही पैक था। मैंने राधिका को अलविदा कहा और खुशी खुशी शहर की ओर निकल पड़ा। मुझे बहुत संतुष्टि हुई। मेरी खुशी के बीच का सबसे बड़ा कांटा दूर हो गया। मैंने तन्वी को कॉल करके अपने आने के बारे में बता दिया था, मगर जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए सोचा। दरवाजा की चाबी मेरे पास मौजूद थी। मैंने चुपके से दरवाजा खोला, उसके घर के अंदर गया और तन्वी को आवाज लगाई। वो कमरे से बाहर आई। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तन्वी के हाथ में मिठाई की प्लेट थी। वह खुशी से झूम रही थी कि आज हमारी खुशियां हमें मिली है। आज खुशी का दिन है। ये लो मिठाई खाओ और खुशी मनाओ। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा डर लग रहा था, मगर तन्वी को बार बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वह मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। जब उसे गए हुए बहुत देर हो गई, तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मैंने दरवाजे से झांका तो मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई। कमरे में एक आदमी की बोलने की आवाज आ रही थी, और तन्वी उसके साथ प्यार से हंस रही थी और कह रही थी, विक्रम जी, आप चिंता ना करें। वह दिमाग से उल्लू है। मैंने उसे रास्ते से हटाने के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। मैंने उसे मिठाई में इस तरह जहर दे दिया है जैसे उसने मेरी पत्नी को दिया है। उसने क्या सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा? मेरा गुनहगार कौन था? मेरा अपहरण किसने किया था? वह भी मेरे गुनहगार हैं। भगवान का शुक्र है कि आपने शादी तोड़ने का फैसला वापस ले लिया। प्यार तो मैं सिर्फ आपसे ही करती हूँ और करती रहूंगी। तन्वी की बातें सुनकर मुझे वहां खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं दबे पांव वहां से निकल आया था। अचानक मेरा एक खास आदमी मेरी तरफ दौड़ते हुए आया और बोला, आपकी बीवी आखिरी सांस ले रही है और आपको बुला रही है। मेरे तो होश उड़ गए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जहर तो मुझे भी दिया गया था। मैंने अपने हालत की परवाह नहीं की और जल्दी से गांव पहुंच गया। मेरी पत्नी ने मुस्कुराते हुए देखा। मेरी रूह कांप गई और फिर अचानक वह मेरे पांव पकड़कर बोली, प्लीज आप मुझे माफ कर दे। मैंने आपके अलमीरा की तलाशी ली थी। उसमें आपके खिलाफ गलत कामों के सबूत मिले। मैं दुविधा में थी, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या नहीं, लेकिन मैं आपको उन बुरे कामों से बचाना चाहती थी। इसलिए मैंने आज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी वक्त आकर आपको गिरफ्तार कर सकती है। और फिर यह कहकर राधिका बेहोश हो गई। मुझे राधिका की कोई भी बात बुरी नहीं लगी थी। मैं राधिका को डॉक्टर के पास लेकर तो आ गया। डॉक्टर ने कहा, अगली 24 घंटे खतरनाक होगी।
आपकी पत्नी के लिए। मैं हाथ जोड़कर भगवान से राधिका के लिए प्रार्थना करने लगा और फिर प्रार्थना करते करते मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे आसपास काफी डॉक्टरों की भीड़ देखी। सबसे पहले मैंने राधिका के बारे में पूछा। भगवान का मुझ पे एहसान था, उन्होंने राधिका की जान बचा ली और अब मेरी भी तबीयत ठीक हो चुकी थी। मैं और राधिका अब पूरे दिन दिल से एक दूसरे को अपना चुके थे। आज हम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन चुके थे। मैं राधिका के साथ अपना पति वाला फर्ज पूरा किया। राधिका की आंखों में एक तरह की खुशी दिख रही थी और उसकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश था। मुझे अपने आप में बहुत ही शर्म आ रही थी कि अनजाने में मैंने राधिका का कितना दिल दुखाया था, लेकिन अब सब सही था। राधिका मेरी जिंदगी बन चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैं जेल में दिन रात भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांगी। आज 8 साल बाद मुझे जेल से रिहाई मिली थी। मैं अपने जुर्म की सजा भुगत कर वापस अपने घर जा रहा था। दिल गम में डूबा हुआ था कि पता नहीं राधिका मुझे माफी करेगी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी। मैं चुपचाप घर पहुंच गया और घर पहुंचकर दहलीज पर ही रुक गया। अंदर से राधिका की आवाज आ रही थी, मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा बहुत ही बहादुर है। अपने पापा को कभी भी किसी से कब नहीं समझना। नफरत गुनहगार से नहीं, गुनाह से करना चाहिए। मुझ में बिल्कुल भी सब्र ना हुआ। भागता हुआ घर के अंदर आ गया। मेरे 8 साल के दोनों जुड़वा बेटे अपने माँ के पास बैठे थे। मैं उन दोनों को सामने ही राधिका के पैरों पर गिर गया और उससे रो रो कर माफी मांगने लगा। उसने मुझे माफ कर दिया तो मैंने अपने बच्चों को गले लगाया। मेरे बेटे के मुंह से सिर्फ मेरे लिए प्यार झलक रहा था और यह वह राधिका की अच्छी परवरिश का नतीजा था। मुझे राधिका की शिद्दत से प्यार हो गया था। अब उसकी रंगत मुझे दिन पर रोशनी सी लगती थी। मैं उन तीनों से मिलकर पापा के कमरे की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि मैं पापा के पैर छूकर उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी पत्नी ढूंढी थी। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मेरे जेल जाने के बाद ही मेरे पापा भगवान को प्यारे हो चुके थे। मैं बहुत रोया। लोग सही कहते हैं, बड़ों की बात मानकर इंसान कभी भी मायूस या घाटे में नहीं रह सकता है। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।